आइए दोस्तों, आज इस चैप्टर को आगे डिस्कशन करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लें ताकि आप हर चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में लैटिट्यूड लाइन के बारे में डिस्कशन किया था। यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात है कि इक्वेटर लाइन से ऊपर इन लाइंस को नॉर्थ लैटिट्यूड और इक्वेटर से नीचे इन लाइंस को साउथ लैटिट्यूड कहा जाता है। और जब भी हम लैटिट्यूड लाइंस को इंडिकेट करते हैं तो इसके साथ नॉर्थ लैटिट्यूड या साउथ लैटिट्यूड लिखना ज़रूरी होता है। अब यहाँ एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि इन्हें इंडिकेट करना क्यों ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर आप इन दो सिटी पर गौर करेंगे, चंद्रपुर जो इंडिया के महाराष्ट्र में है और बेलो हॉरिजॉन्टे जो साउथ अमेरिका के ब्राज़ील में है। ये दोनों सिटी 20 डिग्री लैटिट्यूड लाइन पर स्थित है, लेकिन एक इक्वेटर के साउथ में है और दूसरा इक्वेटर के नॉर्थ में है। अगर यहाँ 20 डिग्री नॉर्थ या साउथ ना लिखा जाए तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि एग्जैक्ट हमें जाना कहाँ है। Important parallel of latitudes. Besides the equator, the North Pole and the South Pole, there are four important parallels of latitudes. Tropic of Cancer in the northern hemisphere, Tropic of Capricorn in the southern hemisphere, Arctic Circle at 66.5 degree north of the equator and Antarctic Circle at 66.5 degree south of the equator. 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल के अलावा चार बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल जो 23.5 और 66.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल जो 23.5 और 66.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये लाइंस इंपॉर्टेंट क्यों हैं? तो इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना याद रखें कि हमारे अर्थ की क्लाइमेट का चेंज होने के पीछे इन लाइंस की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर टोटल लैटिट्यूडनल लाइन की बात की जाए तो ये टोटल 179 लाइंस होते हैं। 89 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 89 सदर्न हेमिस्फीयर में और एक इक्वेटर लाइन। 90 डिग्री पोल पर बने लैटिट्यूड को काउंट नहीं किया जाता क्योंकि ये सर्कल या लाइन नहीं होता है। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, टॉरिड जोन। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. जैसा कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी कि हमारे अर्थ में अलग अलग जगह अलग अलग टेम्परेचर पाई जाती है। कहीं पूरे वर्ष गर्म तो कहीं पूरे वर्ष बर्फ से ढकी रहती है। इन एरियाज़ को हम अलग अलग जोन्स में डिवाइड करते हैं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन में। अब इन जोन्स को समझने के लिए एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, वो है हमारे अर्थ पर सनलाइट का पड़ना। देखिए दोस्तों, जब किसी लाइट को डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पर डाला जाए तो वो एरिया को कम कवर करती है, लेकिन उस लाइट का मैक्सिमम हीट उस एरिया पर पड़ती है। अगर ऑब्जेक्ट को इंक्लाइंड यानी तिरछी कर दी जाए तो अब ये लाइट इसके एरिया को ज़्यादा कवर करेगी, लेकिन ये उतनी ज़्यादा हीट नहीं होगी जितनी कि डायरेक्ट लाइट डालने पर हो रही थी। आप यहाँ इस कैंडल को देख सकते हैं। जब ये कैंडल जलती है और अगर अपने हाथ को सीधे इसके ऊपर ले जाया जाए तो हमें हीट ज़्यादा फील होती है, लेकिन अगर हाथ को थोड़ी तिरछी कर दिया जाए तो हमें इसकी हीट कुछ कम फील होने लगती है। ठीक इसी तरह सनलाइट डायरेक्ट अर्थ के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच पड़ती है, जिससे हमारी अर्थ सन के हीट को ज़्यादा ऑब्जर्व करती है और ये जोन ज़्यादा गर्म होती है। इसलिए इस जोन को यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के जोन को टॉरिड जोन कहा जाता है। टेम्परेट जोन्स। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. The angle of the sun's rays goes on decreasing towards the poles. As such, the areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere
and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperatures. These are therefore called temperate zones. अब जैसे जैसे हम पोल की ओर बढ़ते हैं, सनलाइट इन एरियाज में स्लैंटिंग यानी तिरछी और कम पड़ने लगती है। यहाँ हमारे अर्थ की शेप बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। चूँकि ये गोल है और इसलिए सन की लाइट इन एरियाज पर तो डायरेक्ट पड़ती है, लेकिन इसके बाद ये लाइट तिरछी पड़ने लगती है, जिससे सन का हीट इन एरियाज में ज़्यादा नहीं पहुंच पाता। इन एरियाज को टेम्परेट जोन कहा जाता है, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्किल और सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक सर्किल तक होता है। फ्रिजिड जोन्स areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the Northern Hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in the Southern Hemisphere are very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizon. Therefore, its rays are always slanting and provide less heat. These are therefore called frigid zones. Frigid zone ये ऐसी एरिया होती है जहाँ सनराइज नहीं होती। अगर होती भी है तो बहुत कम समय के लिए। उस पर भी सनलाइट इतनी स्लैंटिंग पड़ती है कि ये एरिया हीट नहीं हो पाती है और यहाँ मैक्सिमम एरिया बर्फ से ढकी रहती है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्किल से नॉर्थ पोल तक और सदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्किल से साउथ पोल तक एरिया कवर करती है। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? टू फिक्स द पोजिशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल that Tonga Islands and Mauritius Islands are situated on the same latitude. Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the North Pole to the South Pole. These lines of references are called the meridians of longitude, and the distance between them are measured in degrees of longitudes. Each degree is further divided into minutes and minutes into seconds. They are semicircles and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles, where all the meridians meet. जैसा कि शुरू में ही हमने पढ़ा था कि किसी प्लेस को लोकेट करने के लिए हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि टोंगा आइलैंड्स जो पैसिफिक ओशियन पर स्थित है और मॉरिशस आइलैंड्स जो इंडियन ओशियन पर स्थित है, ये दोनों ही 20 डिग्री लैटिट्यूड पर हैं। अब इन आइलैंड्स की सही लोकेशन को जानने के लिए हमें लॉन्गिट्यूड लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि जिस प्लेस को हमें ढूंढना है वो ईस्ट में है या वेस्ट में। इन लाइंस को मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। इसके बीच के डिस्टेंस को हम डिग्री में मेज़र करते हैं। फर्दर प्रत्येक डिग्री को मिनट में और मिनट को सेकंड में डिवाइड किया जाता है। They are semicircles and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles, where all the meridians meet. इन लाइंस पे ध्यान दें। इसमें कहा गया है कि जो लॉन्गिट्यूड लाइंस होती है ये सेमी सर्कल होते हैं एंड इन लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते हैं इनके बीच की डिस्टेंस कम होते जाती है और पोल पर ये सभी लाइंस आपस में मिल जाती हैं जहां इसकी डिस्टेंस जीरो होती है। अब यहाँ इन लाइंस को सेमी सर्कल क्यों कहा गया है? लैटिट्यूड लाइंस की तरह इसे पूरे अर्थ पर घुमा क्यों नहीं सकते और ये लाइंस आए कहाँ से हैं, आइए जानते हैं। देखिए दोस्तों, हमने लैटिट्यूड लाइंस के केस में देखा था कि इक्वेटर लाइन से जो एंगल लिया जाता था उससे हमें पूरे अर्थ पर एक सर्कल मिल जाता था, लेकिन लॉन्गिट्यूड लाइंस के केस में ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, लॉन्गिट्यूड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए पहले हमें अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करना होगा, जैसा कि लैटिट्यूड लाइंस के केस में किया था। लेकिन ध्यान रहे, लैटिट्यूड लाइन ड्रॉ करने के समय हमने अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड किया था और यहाँ लॉन्गिट्यूड के केस में अब अर्थ को नॉर्थ एंड साउथ के रिस्पेक्ट में डिवाइड किया जाता है। अब इक्वेटर की तरह यहाँ भी हमें 0 डिग्री का एक लाइन लेना होगा और फिर इस 0 डिग्री से हम एंगल बनाते चलेंगे सेम लैटिट्यूड लाइंस की तरह। लेकिन यहाँ हमें ईस्ट की ओर 180 डिग्री और वेस्ट की ओर 180 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना होगा,
क्योंकि अगर हम इस लाइन को 0 डिग्री मानते हैं तो इसका मतलब 0 डिग्री से इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर और 0 डिग्री से इधर वेस्टर्न हेमिस्फीयर होगा। अब अगर हम एंगल बनाना चालू करें तो चाहे 0 डिग्री से ईस्ट हो या वेस्ट, हमें 1, 2, 3, 4 करते हुए 180 डिग्री तक एंगल लेना होगा। क्योंकि अगर हम 5 डिग्री के एंगल से पूरे अर्थ पर एक सर्कल ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ तो हमें सही एंगल मिल जाएगी, लेकिन ईस्ट के केस में ये रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि अगर हमने इस लाइन को 0 माना है तो इसके अकॉर्डिंग इसके लिए 15 डिग्री का एंगल यहाँ होने चाहिए, न कि इस जगह। इसी तरह अगर 0 डिग्री के रेस्पेक्ट में ये 5 डिग्री एंगल है तो इसके पीछे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये 175 डिग्री होगा। अब आपको समझ में आ गई होगी कि हम इसे सेमी सर्कल क्यों कहते हैं। इन लाइंस को नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक और ईस्ट और वेस्ट वार्ड में 180 डिग्री तक खींचा जाता है। Unlike parallels of latitude, all meridians are of equal length. Thus, it was difficult to number the meridians. लैटिट्यूड लाइंस के तरह लॉन्गिट्यूड लाइंस को पैरेलल लाइन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पैरेलल का मतलब होता है किसी लाइन के समानांतर दूसरी लाइन का होना और वो आपस में कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं करता हो। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सारी लाइंस पोल पर आपस में मिले हुए हैं। ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ का मतलब है लैटिट्यूड लाइन के केस में जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की ओर बढ़ते हैं ये सर्कल छोटी होती जाती हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूड लाइन के केस में ऐसा नहीं होता। ये सारी लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक इक्वल होते हैं। ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास्ड थ्रू ग्रीनविच, वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। This meridian is called prime meridian. Its value is 0 degree longitude and from it we count 180 degree eastward as well as 180 degree westward. The prime meridian and 180 degree meridian divide the earth into two equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west. It is, however, interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line. हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को तो पढ़ लिया, लेकिन अब बारी आती है कि इन लॉन्गिट्यूड में से 0 डिग्री किसे माना जाए, ताकि हम ये डिसाइड कर सके कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर कौन सी होगी। तो यहाँ सारे कंट्री ने मिलकर एक डिसीजन लिया जिसमें इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरने वाली लाइन जहां ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी स्थित है को 0 डिग्री लैटिट्यूड माना गया। इसे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, जहां से 180 डिग्री ईस्ट तक ईस्टर्न हेमिस्फीयर और 180 डिग्री वेस्ट तक वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। लैटिट्यूड लाइंस की तरह लॉन्गिट्यूड लाइंस के लिए भी ईस्ट और वेस्ट को इंडिकेट करना ज़रूरी होता है। जैसे कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर के 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के लिए 15 डिग्री ईस्ट, उसी तरह 30 डिग्री के लिए 30 डिग्री ईस्ट और वेस्ट के लिए 15 डिग्री वेस्ट और 30 डिग्री वेस्ट इत्यादि। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब। You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. For example, Dhubri in Assam is situated at 26 degree north latitude and 90 degree east longitude. Find out the point where these two lines cut each other. That point will be the location of Dhubri. अब अगर आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझ लिया है तो आप किसी भी लोकेशन को आसानी से बता सकते हैं। जैसा कि धुबरी जो असम में 26 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री ईस्ट में स्थित है, क्या इन लाइंस की मदद से आप इस शहर को खोज सकते हैं? अगर टोटल लॉन्गिट्यूड्स लाइन की बात करें तो ये टोटल 360 लाइंस होते हैं। 179 ईस्ट की ओर, 179 वेस्ट की ओर, 0 डिग्री मेरिडियन और 180 डिग्री कॉमन लाइन जो कि ईस्ट और वेस्ट के लिए होता है। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। The best means of measuring time is by the movement of the earth, the moon and the planets. The sun regularly rises and sets every day and naturally
it is the best timekeeper throughout the world. Local time can be reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise and sunset. समय को मापने के लिए सबसे अच्छा साधन अर्थ, मून और प्लैनेट्स की मूवमेंट होती है। हमारे सन का रेगुलर सनराइज और सनसेट प्रकृति का बनाया हुआ टाइम जोन के लिए इससे अच्छा उदाहरण पूरे वर्ल्ड में नहीं हो सकता। आप देखेंगे कि जब सन हमारे सर के एकदम ऊपर होती है तो हमारी बनने वाली परछाई एकदम छोटी होती है। वहीं सनराइज या सनसेट के समय आप देखेंगे कि ये परछाई सबसे लंबी होती है। जब घड़ी नहीं हुआ करती थी तो हमारे पूर्वज एक खूंटी को ज़मीन पर गाड़कर इन्हीं परछाई की मदद से टाइम का पता लगाया करते थे। As the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time, and those to the west will be behind it. The rate of difference can be calculated as follows. The earth rotates 360 degrees in about 24 hours, which means 15 degrees an hour or 1 degree in 4 minutes. Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degrees east of Greenwich will be 15 into 4 is equals to 60 minutes. That is 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 p.m. But at 15 degrees west of Greenwich, the time will be behind Greenwich time by 1 hour. It will be 11 a.m. Similarly, at 180 degrees, it will be midnight when it is 12 noon at Greenwich. जैसा कि हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है, तो ग्रीनविच टाइम के अकॉर्डिंग 0 डिग्री मेरिडियन से ईस्ट की तरफ घड़ी का टाइम पहले बताएगा और 0 डिग्री मेरिडियन से वेस्ट में घड़ी का टाइम बाद का होगा। आइए और डिटेल से जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी अर्थ 24 आवर में एक चक्कर लगाती है। एक चक्कर यानी 360 डिग्री 24 आवर में पूरी करती है। अब अगर 1 घंटे की डिस्टेंस निकाली जाए तो 360 बाई 24 आवर इज इक्वल्स टू 15 डिग्री, यानी कि हमारी अर्थ 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इसी तरह अगर 1 डिग्री के लिए निकाला जाए तो 1 घंटे में 60 मिनट यानी कि 60 बाई 15 इज इक्वल्स टू 4, मतलब कि 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। अब चूंकि अर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर चक्कर लगाती है तो सनलाइट ग्रीनविच से ईस्ट में पड़ने वाली जितनी कंट्री है उस पे पहले पड़ेगी और फिर सनलाइट धीरे धीरे वेस्ट की तरफ जाएगी। जैसे कि ये ईस्ट और वेस्ट है तो पहले सनलाइट इस जगह पड़ेगी और जैसे जैसे अर्थ घूमेगी वैसे वैसे सनलाइट इधर बढ़ते जाएगी। मतलब कि आप ये भी कह सकते हैं कि अगर इस जगह सुबह के 6 बजे हैं तो इसके 15 डिग्री वेस्ट में 5 और 15 डिग्री ईस्ट में 7 बज रहे होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अर्थ को 15 डिग्री मूव करने में 1 घंटे लगते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर सनलाइट पहले यहाँ पड़ती है और सुबह के 6 बज रहे हैं, इसका मतलब कि ये सनलाइट 1 घंटे पहले 15 डिग्री पीछे में थी और वहाँ सुबह के 6 बज के पार हो गई है। इसी तरह अगर सनलाइट यहाँ है और यहाँ सुबह के 6 बज रही है तो इसके 15 डिग्री वेस्ट में अभी रात के 5 बज रहे हैं और ठीक 1 घंटे बाद सनलाइट यहाँ पहुँचेगी और उस वक्त यहाँ 7 बजेंगे, जबकि इस जगह 6 बज के सुबह होगी। इसी तरह अगर 0 डिग्री मेरिडियन यानी ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो इसके 15 डिग्री ईस्ट में दोपहर के 1 PM और 15 डिग्री वेस्ट में सुबह के 11 बज रहे होंगे। अब ठीक इस 0 डिग्री मेरिडियन के पीछे 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को देखें तो यहाँ रात के 12 बज रहे होंगे। इन टाइम जोन को GMT यानी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम कहा जाता है। एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky, that is when it is midday. The time shown by such a watch will give the local time for that place. You can see that all the places on a given meridian of longitude have the same local time. किसी भी प्लेस पर जब सन सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर होती है तो उस वक्त दोपहर के 12 बज रहे होते हैं। इसी तरह घड़ी द्वारा दिखाया गया समय उस प्लेस का लोकल टाइम होता है। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। फॉर एग्जाम्पल,
It will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes. In India, for instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local times of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time for the country. In India, the longitude of 82.5 degree east is treated as the standard meridian. The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country. It is known as the Indian Standard Times. अभी तक हमने पढ़ा GMT यानी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के बारे में। अब हमें स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत क्यों पड़ती है? दोस्तों, अगर भारत की लोकेशन को देखा जाए तो ये 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट के लॉन्गिट्यूड को कवर करती है। मतलब कि अगर इन दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच की टाइम डिस्टेंस को देखा जाए तो 1 घंटे 45 मिनट का डिफरेंस है। इसलिए एक ही कंट्री में अलग अलग जगह अलग अलग टाइम ना हो, इसलिए इस कंट्री के बीच के किसी एक लॉन्गिट्यूड को उस कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। भारत के लिए 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। इसे IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। क्या अब आप बता पाएंगे कि IST और GMT के बीच कितना टाइम डिफरेंस है? GMT यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और IST यानी 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड, अगर इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि इन दोनों टाइम जोन के बीच 5 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस है। Some countries have a great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time. For example, in Russia, there are as many as 11 standard times. The Earth has been divided into 24 time zones of 1 hour each. Each zone thus covers 15 degree of longitude. कुछ कंट्रीज जो बहुत बड़े एरिया कवर करते हैं, जिसमें लॉन्गिट्यूड भी ज़्यादा कवर करती है, ऐसे कंट्री में एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम जोन होते हैं। जैसे कि रसिया, यहाँ 11 स्टैंडर्ड टाइम जोन फिक्स किए गए हैं। और ऐसे ही पूरे अर्थ की बात करें तो ये 24 टाइम जोन में डिवाइडेड है, जो प्रत्येक 1 घंटे यानी कि 15 डिग्री को कवर करती हैं।